आज हम स्टार्ट करने वाले यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो यहाँ पर ना सैम्पलिंग दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सो यहाँ पे हमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी एंड डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो कि सी एंड डी है वो करेक्ट है। बाकी जो क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है वो क्या है, एक रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एक मार्केट चैलेंजर फर्म अडॉप्ट करेगा। तो मार्केट चैलेंजर फर्म क्या होता है, देखो एक मार्केट में ना अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जैसे लीडर होता है, तो जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो होता है मार्केट चैलेंजर फर्म, जो कि एक लीडर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक करता है। तो यहाँ पर अगर फॉलो एट डिस्टेंस की बात करेंगे तो फॉलो एट डिस्टेंस जो होता है वो फॉलोअर करेगा। मल्टीपल निशिंग का मतलब होता है कि अलग अलग सेगमेंट में आप जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह निश मार्केट जिसे कहते हैं। फिर प्रोटेक्ट मार्केट शेयर, मतलब मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट अटैक है ऑप्शन 2 वो करेक्ट होगा फॉर मार्केट चैलेंजर फर्म। क्वेश्चन 3 तो यहाँ पर बोला है कि जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज़ होती है असर्शन रीज़न बेस्ड में, कि जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब जब आप आसानी से किसी को भी क्रेडिट दे देते हो तो उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट्स एंड बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि करेक्ट है कि अगर आप किसी को भी आसानी से क्रेडिट दे दोगे तो शायद आपको वापस मिले उधार या ना मिले। और अगर आपकी बहुत ही रिलैक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड है कि मतलब आप किसी को भी आसानी से उधार दे रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी सेल्स तो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जो क्वालिटी है रिसीवेबल की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी को भी आसानी से उधार दे दोगे तो लोग उधार पे ख़रीद तो लेंगे पर शायद उधार वापस ना करें। तो इसीलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, क्योंकि असर्शन रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ क्वेश्चन तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर प्रोसेस पूछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड लास्ट जो सीक्वेंस है वो देखना है, उसमें देखना है। सो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे एंड उसके बेसिस पे आप अपना विजन बनाओगे। विजन बनाने के बाद जो है आप क्या करोगे, आप परसुएट करोगे लोगों को, है ना। और परसुएट करने के बाद आप रिसोर्सेज को गैदर करके अपना जो है नया वेंचर है वो स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आप लास्ट में थोड़े विजन स्टैब्लिश करोगे। तो ये ऑप्शन डी तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि और साथ ही में ये जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करा, फिर विजन स्टेब्लिश करा, फिर परसुएट करा, देन हमने रिसोर्सेज गैदर करे एंड फिर हमने नया वेंचर स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 सो यहाँ पर डेटा माइनिंग प्रोसेस पूछी है। ये भी सीक्वेंस में ही हमें इसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पहले आएगा सबसे अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहले हम लोग कस्टमर को समझेंगे, है ना, क्यों समझेंगे कि आखिर वो क्यों हैज़ लॉस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे कस्टमर क्यों लॉस हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर। जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके स्पेंडिंग बिहेवियर को देखेंगे कि आखिर वो कहाँ का स्पेंड करें। फिर उसके बाद हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब डेटा को प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे एंड फिर लास्ट ऑप्शन जो हमारा बी है वो। तो यहाँ पर करेक्ट अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 तो यहाँ पर किंग डिमांड कर्व थ्योरी के बारे में पूछा है ऑफ ओलिगोपोली। तो मार्केट, तो ओलिगोपोली का जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फ्यू फर्म्स होती है जो कि अपना इंटरडिपेंडेंट होती है और साथ ही में एक मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो यहाँ पर किंग डिमांड थ्योरी जो होती है वो किसने दी है, पॉल स्विज ने दी है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो वो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन हमें क्या दिया है कि मतलब अगर हम किंग डिमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये बोलता है कि यहाँ पर आप
प्राइस कट्स आर मैच्ड बाय राइवल्स बट प्राइस इंक्रीज आर नॉट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा? क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल आपकी फर्म है एंड सामने वाले की एक फर्म है, तो अगर सामने वाले ने प्राइस बढ़ा दी तो आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, है ना। कस्टमर किसी और के पास चले जाएंगे जिसके पास प्राइस कम होगा। इसीलिए आपने प्राइस इंक्रीज़ को तो मैच नहीं करा, बट अगर ये सामने वाले ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया तो फिर आपको भी प्राइस रिड्यूस करनी होगी, क्योंकि नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन 57, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस। सो डेटा मार्ट्स एक डिपार्टमेंट होता है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस। ऑपरेशनल डेटा स्टोर भी जो है एक पार्ट होता है वेयर हाउस का। एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस में तो वेयर हाउस नाम आ ही रहा है। और फिर लास्ट डेटा इंटीग्रेशन हाउस जो होता है वो एक डेटा वेयर हाउस नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। 58th क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच पीपल्स इमोशन आर कॉज्ड बाय इमोशंस ऑफ अदर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है इमोशनल कॉन्टेंजन। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हम लोग कोई जॉब करें, वहाँ पर हमने एक इंसान को हंसते हुए देखा तो हम लोग भी हंसने लग जाएंगे, और किसी इंसान को रोते हुए देखेंगे तो हम लोग भी अपने आप रोने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन को आपने इमोशनल कॉन्टेंजन कहा। वहीं अगर मैं इमोशनल लेबर के बारे में बात करूँ तो इमोशनल लेबर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर आप काम कर रहे हो कहीं पर एंड वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती अपने इमोशंस उस तरीके से शो करने पड़े। जैसे एयर होस्टेस होते हैं, तो यहाँ पर एयर होस्टेस जो होते हैं उन्हें स्माइल करना ही होता है ज़बरदस्ती, चाहे उनका उस टाइम मन हो स्माइल करने का या ना करने का, तो वो उन्हें इमोशंस वो वाले शो करने ही होते हैं, तो वो इमोशनल लेबर होगा। बट यहाँ पर आप जो है आप किसी दूसरे इंसान के इमोशंस की वजह से आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं, तो वो जो है वो इमोशनल कॉन्टेंजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इमोशनल कॉन्टेंजन। क्वेश्चन नंबर 59, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैसे अराइज होती है? तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से। अकाउंटिंग इनकम मतलब जो बुक में लिखी गई इनकम है, एंड टैक्सेबल इनकम मतलब जो आप टैक्स वगैरह पे करते हो वो वाली इनकम। तो जब आपकी अकाउंटिंग इनकम आपके टैक्स वाली इनकम से ज़्यादा होगी तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि आपको फ्यूचर में वो टैक्सेबल इनकम पे करनी है। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसमें कब आएगा? जब अकाउंटिंग इनकम आपकी ज़्यादा होगी टैक्सेबल इनकम से। क्वेश्चन नंबर 60, एंट्रीज इनटू सेल्स ऑफ कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी मतलब क्रॉस टैब्यूलेशन टेबल। तो यहाँ पर इसमें सेल्स मतलब जो हम लोग अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं, तो ये रो एंड कॉलम जहाँ पर वो होती है, तो इसको ये वाले बॉक्स को जहाँ पर जो हम लोग सारी वैल्यूज़ को फिल करते हैं उसको सेल कहते हैं। तो यहाँ पर इस सेल्स में जो कंटिजेंसी टेबल है, कंटिजेंसी मतलब क्रॉस टैब्यूलेशन टेबल है, उसमें क्या लिखते हैं? तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितने टाइम रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया है। 61 क्वेश्चन, स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मूव्स फर्म्स प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूज़र। सो इसको हम लोग वैल्यू चेन कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से लेके आप जब तक कस्टमर तक पहुंचा नहीं देते तो वो वाली पूरी सिचुएशन को जो है, पूरी प्रोसेस को जो है वैल्यू चेन कहोगे। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप पहले इंट्रोड्यूस करोगे, फिर वो ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी उसकी लाइफ साइकिल बता रहे हो। असर्शन रीज़न में सबसे पहले बोला है कि जनरली जो कस्टमर होते हैं कंसिडर्ड सेल फोर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो हाँ, जनरली जो कस्टमर होते हैं वो सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन्हें ही रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कंपनी का। क्यों मानते हैं? तो रीज़न यहाँ पर दिया है, ऑफन द कंपनी के जो सेल्स फोर्स होते हैं, जो सेल्स करने वाले लोग होते हैं, वही डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए। तो असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63,
HR manager usually employ a systematic process when undertaking human resource planning. So यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के सीक्वेंस के बारे में पूछा है कि किस तरीके की सीक्वेंस हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, मतलब हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग लेबर के डिमांड फोरकास्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है, एंड फिर डिमांड फोरकास्ट करी हम लोगों ने कि आखिर कितनी हमें नीड है, डिमांड मतलब हमारी लेबर की कितनी नीड है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, लेबर सप्लाई एनालिसिस करा। तो ये थर्ड स्टेप है कि हम लोगों ने देखा कि जितनी हमें नीड है क्या उतनी सप्लाई है मार्केट में, और मार्केट में हो या इंटरनली हो या एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही अवेलेबल है तो आप ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हो या एक्सटर्नल सोर्स। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे उन नीड्स को, है ना, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करोगे, एंड फिर आप फॉर्मुलेट करोगे स्ट्रेटजीज टू मीट ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट होगा। 64th, द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, द एब्रीविएशन यहाँ पे पूछा है CNC का। तो CNC एक ऐसी मशीन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल, मतलब आप यहाँ पर कोड वगैरह यूज़ करके आप मशीन्स को कंट्रोल करते हो। 65 क्वेश्चन, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, मतलब ये मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होगा कि क्या मार्केट वैल्यू है, ओवरऑल मार्केट वैल्यू क्या है एक फर्म की। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस होगा। तो यहाँ पर जो डी है, ऑप्शन डी है, वो फोर्थ से। अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन तो फिर नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से है हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो अल्टमैन्स जेड स्कोर थ्योरी हम लोग वो कब यूज़ करते हैं, वो हम लोगों को एक तरीके से मेजर होता है टू प्रिडिक्ट, मतलब प्रिडिक्ट करने में बैंकरप्सी के बारे में। तो यहाँ पर ये अल्टमैन जी स्कोर जो है वो हम लोगों का ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए का हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये एक रेशियो है जहाँ पर आप इंडिकेट करते हो फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ, एंड देन अल्टमैन जी स्क्वायर में आप बैंकरप्सी को प्रिडिक्ट करते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप मार्केट वैल्यू को। क्वेश्चन 66, तो यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मार्केटिंग के, कि जो भी अलग अलग फिलोसॉफीज़ हैं वो दी है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे फोकस करता है, कस्टमर पे फोकस करता है। यहाँ पर जो मेन इसकी फिलोसॉफी यही है कि कस्टमर इज किंग। सो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो किस पे आ जाएगा, कस्टमर फोकस एंड वैल्यू पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है, लार्ज स्केल सेल्स, मतलब आप एग्रेसिवली प्रमोशनल एफर्ट्स वगैरह लगा रहे हो एंड एग्रेसिवली सेल कर रहे हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो एंड अफोर्डेबल हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करता है आपकी क्वालिटी पे। तो यहाँ पर जो 66 है उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस सीक्वेंस पूछा है, स्टेजेस ऑफ सेल्स प्रोसेस। तो यहाँ पर सेल्स प्रोसेस के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, हम लोग सेल्स लीड को गैदर करेंगे, हम लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर को जानेंगे कि हमारे कितने पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार सेल्स लीड गैदर कर ली, फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। कांटेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे लीड का, हम पहचानेंगे कि उनके पास उतना बजट है ख़रीदने का या नहीं है। फिर उनको सेल्स प्रेजेंटेशन करेंगे, एंड देन मीटिंग ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न, जो भी उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सो सिस्टमेटिक रिस्क जो है, एक रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो पूरे ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करता है,
एंड आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एक होता है परचेसिंग पावर रिस्क। सो परचेसिंग पावर रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, और इकोनॉमिक रिसेशन हो गया। ये सारे सिस्टमेटिक रिस्क के पार्ट हैं। बट जो हमारा स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर्स है वो एक पर्टिकुलर कंपनी में हुआ होगा या इंडस्ट्री में हुआ होगा, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है। 69th, द ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस जब एक लार्ज फर्म जिसकी स्मॉल इक्विटी होती है किसी भी स्मॉल कंपनी में, वो डिसाइड करता है कि वो अब 100% उस फर्म को 100% तरीके से उस फर्म को ख़रीद लेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर लार्ज फर्म है, तो उसने क्या करा, स्मॉल फर्म में अपनी इक्विटी है उसकी, तो उसने डिसाइड करा कि अब वो पूरी तरीके से इस फर्म को ख़रीद लेगा। तो इसको बोलते हैं स्पिन इन। एंड स्पिन आउट उसका पूरा उल्टा होता है कि आपने अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अलग कर लिया। अब मैच द फॉलोइंग। प्रोटेक्टिव पुट है, स्प्रेड है, कवर्ड कॉल है एंड लॉन्ग स्ट्रेडल है। प्रोटेक्टिव पुट का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी भी शेयर को ख़रीदा, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नुकसान का डर है तो फिर मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें पुट ऑप्शन यूज़ करूँगी। सो ये जो है इसका ए का करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को। तो बचे 2 और 3। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन का मतलब होता है कि बाइंग कॉल एज वेल एज पुट ऑन स्टॉक एट द सेम एक्सरसाइज प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक पर्टिकुलर शेयर खरीदा, अब मुझे नहीं पता कि अब मार्केट की कैसी सिचुएशन हो जाएगी, बुल सिचुएशन होगी या बियर सिचुएशन होगी, बुल मार्केट क्रिएट होगा या बियर मार्केट क्रिएट होगा। तो मैं क्या करूँगी, जिस कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों ही यूज़ करूँगी। सो ऑप्शन डी का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें कवर्ड कॉल में आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे कि राइटिंग अ कॉल पोजीशन